जिस रैंक की जितनी सर्विस, उस रैंक के हिसाब से उनकी उतनी पेंशन। सिंपल सी बात यह है कि ओआरस और जेसीओस की प्रॉब्लम भी दूर होनी चाहिए। जैसे अभी भारत सरकार ने ऑनरेरी लेफ्टिनेंट के लिए प्रॉब्लम दूर की है, स्पेशली ओआरओपी 3 में हमने देखा कि किस तरीके से उनका अगर सर्विस पीरियड ज़्यादा रहता था तो वो उनको पेंशन 30 ईयर्स का ही मिलता था, जो कि बहुत बड़ी विसंगति थी। इस पर हमने भी आवाज़ उठाया था और उसके बाद उसको सरकार ने एक्शन में आकर के तुरंत ठीक किया और आज के टाइम पर उनका सर्विस पीरियड को बढ़ा करके 33 ईयर्स कर दिया गया है। तो अब जो बढ़ा हुआ जिनका सर्विस पीरियड था उनके हिसाब से उनको पेंशन दिया जाएगा बढ़ा करके, यानी कि ओआरओपी 3 में रिवीजन हो गया है। सेम इसी तरीके से ओआरस और जेसीओस के प्रॉब्लम्स दूर होने चाहिए, एक्स ग्रुप की जो विसंगति है वो दूर होनी चाहिए। आज इसी टॉपिक पर हम डिटेल में जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे हर बार की तरह। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अगर अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। आपको तो बताइए कि हम हमेशा वही कंटेंट लेकर के आते हैं जो पेंशनर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि 18 महीने के डीए एरियर को लेकर के हो, या फिर नवंबर का पेंशन मिल गया 53% डीआर के साथ, जिनको नहीं मिला उनको क्या करना चाहिए, अपना पर्सनल डेटा वेरिफिकेशन कैसे करें, एंट्री लेवल पे का एरियर आपको कैसे मिल सकता है जिसपे कोई बात नहीं करता, भारत सरकार आज के टाइम पर एचसीपीसी पर क्या कर रही है, ये देखिए सुबेदार मेजर और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट रैंक को ओआरओपी 3 के अनुसार बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर करते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है, जो पेंशनर्स के लिए जरूरी हो। तो मेक श्योर रहे कि आप हमारे साथ बने हुए हैं और आप भी अपना कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट से, यानी कि टीओई से लेकर के। देखिए अभी जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है पहले इसे समझ लेते हैं, और हम सबको पता है ऑलरेडी, हमने एटीएच इंडिया के चैनल पे इस टॉपिक पे बहुत बार डिस्कशन किया क्योंकि ये अभी बहुत जरूरी है। टीओई जो है वो किसी भी रैंक के लिए नहीं होना, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट सच में किसी भी रैंक के लिए नहीं होना चाहिए। और मैं ऐसा किस लिए बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो उसे ही जान लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि ओआरओपी में जवानों और जेसीओज एससीओज के लिए टीओई तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उनकी भी विसंगतियां दूर होनी चाहिए, जिस तरीके से ऑनरेरी लेफ्टिनेंट रैंक के प्रॉब्लम को, विसंगति को दूर किया गया है। देखिए आज के टाइम पर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। देखिए ये बेसिकली टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बना है रेगुलर आर्मी के लिए, इसके बारे में भी ऑलरेडी हमने बताया। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रैंक है, अब सिपाही के लिए या फिर ऑनरेरी नायक, नायक टाइम स्केल और नायक। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि पीरियड ऑफ रिटायरमेंट है, ठीक है, जैसे 1/6/1953 से लेकर के 29/5/1998 तक, तो मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कितना है, 20 साल का। फिर 30 मई 1998 टिल डेट मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कितना है, 22 साल। इस चीज को समझिएगा, मैं मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्यों नहीं होना चाहिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीजन क्या है, इस चीज को तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा झोल है सरकार का। क्योंकि ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कह करके ये करते क्या है कि आपका जो पेंशन बनना चाहिए वो मिनिमम वाला देता है, जिसकी वजह से लॉस है अल्टीमेटली। अभी ऑनरेरी लेफ्टिनेंट के साथ यही तो हो रहा था ना। अब उन्होंने मान लो कि 32 साल सर्विस किया, उनको पेंशन कितने का मिल रहा था, 30 साल का। तो गलत है, तो हमने ऑलरेडी बताया कि नहीं, ये चीज गलत हो रहा है, इसको सही होना चाहिए, और सरकार ने इसको सही किया एक्शन में आकर के, ओआरओपी 3 में आकर के। अभी अगर हम बात करें नैब सुबेदार की, तो वहां पर भी प्रॉब्लम है, जो कि ओआरओपी 1 में उनको बढ़ा हुआ मिला था पेंशन, ओआरओपी 2 और ओआरओपी 3 में वो पेंशन घट गया। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, अनगिनत प्रॉब्लम्स है, जो कि सही होना चाहिए। ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के बाद हम लोग उस टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्सपेक्टेशन क्या है, 26/10/1962 तो 10/1/1968 एक्सटेंडेड अप टू 28 ईयर्स। फिर इसी तरीके से देखिए 4 अगस्त 1971 से 3/8/1973 एक्सटेंडेबल अप टू 22 साल। 1/1/2000 से 31/12/2002 एक्सटेंडेड अप टू 23 ईयर्स। सेम इसी तरीके से देखिए ऑनरेरी नायक करके दिया हुआ है, 26/1/1980 से 29/5/1998 22 साल। फिर 30 मई 1998 टिल डेट 24 साल। 28/7/1984 से लेके 29/5/1998 22 साल। 30 मई 1998 टिल डेट 24 साल। 1/6/1953 से 30/11/1976 22 साल। 1/12/1976 से लेकर के 29/5/1998, ये नैक के लिए बता रहा हूँ, 24 साल। 30 मई 1998 टिल डेट 26 साल। एक्सपेक्टेशन क्या है, 26/10/1962 से 10/1/1968 एक्सटेंडेबल अप टू 28 ईयर्स।
4/8/1971 से 3/8/1973 एक्सटेंडेबल अप टू 22 साल। ऐसे ना ये पूरे रैंक के एक टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बना हुआ है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो हम सारे रैंक्स के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन मोटा मोटी आप समझिए कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो है वो रैंक के लिए नहीं होना चाहिए। अब इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं तो हमें सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखिए, ओआरओपी में जवानों और जेसीओज एससीओज के लिए टीओई नहीं होना चाहिए, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो अभी हमने बताया। ओआरओपी में अभी भी बहुत सारी विसंगतियां जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, सच में इसमें कमी है और ये दूर करना चाहिए, सरकार को सही करना चाहिए, जैसे ऑनररी लेफ्टिनेंट रैंक के लिए किया। नो डाउट इस चीज को, ये जो विसंगति था ऑनररी लेफ्टिनेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जिसको दूर किया गया और इसका हम लोग स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी चीज है, ये सही होना ही चाहिए था। जो कि 30 इयर्स वाला प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम अभी फिलहाल दूर हो गई। जो आपका क्वालिफाइंग सर्विस है 30 साल से ज्यादा का है, उसमें अब आपको बढ़ा हुआ पेंशन मिलेगा। ओआरओपी 3 के पेंशन टेबल में वो रिवाइज भी हो गया है, सर्कुलर भी निकल चुका है, तो वो 110% आपको मिलना ही मिलना है। उसके बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है, तो वो आप चेक करेंगे। एक कंफ्यूजन यहाँ पर है, कुछ ऑनरेडी लेफ्टिनेंट रैंक का हमारे पास नीचे कमेंट आया है वीडियो में, जिनका क्वालिफाइंग सर्विस अगर 28-29 साल है तो उनको बढ़ा हुआ पेंशन थोड़ी ना मिलेगा, उनका तो जो मिल रहा है वो वही मिलेगा। ये उनके लिए जिनका 30 साल से ज्यादा है, जैसे कि मान लो आपने 32 इयर्स का सर्विस पीरियड रहा आपका और आपको अभी तक जो पेंशन मिल रहा था वो 30 साल के हिसाब से मिल रहा था, जिसको बढ़ा करके अब आपको 32 साल तक का मिलेगा, मैक्सिमम उसको 33 इयर्स तक कर दिया गया है। तो इसलिए ये उनके लिए जिनका ज्यादा क्वालिफाइंग सर्विस था, तो ये कंफ्यूजन दूर रखिएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी विसंगति थी ओआरओपी की, जो कि दूर हुई है। सेम इसी तरीके से जेसीओज और एससीओज का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, ये अब हम सरकार से कहना चाह रहे हैं। इसलिए हमारे वीडियो का टॉपिक भी है, जिस रैंक की जितनी सर्विस है उस रैंक को उस हिसाब से पेंशन दी। देखिए, अभी अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जैसे कि एक्स ग्रुप की अगर हम बात करें या फिर अदर रैंक्स को आप ले लीजिए, सब में प्रॉब्लम है। जेसीओज की प्रॉब्लम है, जेसीओज का तो कुछ अलग ही प्रॉब्लम है, जैसे कि सूबेदार, नायब सूबेदार और सूबेदार मेजर, इन रैंक को बेनिफिट अभी ओआरओपी 2 और ओआरओपी 3 में तो कहीं देखने को नहीं मिल रहा। हाँ, यही अगर आप ओआरओपी 1 में करेंगे तो बेनिफिट मिला था, इसमें कोई डाउट नहीं है, देखिए मैंने लिखा हुआ है इसलिए। लेकिन ओआरओपी 2 और ओआरओपी 3 में तो कुछ भी नहीं मिला, इवन उसको एक तरीके से वहीं पर स्टेबल कर दिया गया। तो ये सब प्रॉब्लम है जो कि दूर होना चाहिए। तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या होता है ना, कि आपको जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट मैं बार बार कह रहा हूं कि वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके कम क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से पेंशन दी जाती है। यही प्रॉब्लम था ऑनररी लेफ्टिनेंट के साथ। ऑनररी लेफ्टिनेंट रैंक को छोड़ के अदर रैंक से वहां पर भी ये प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं कि वहां पे ये प्रॉब्लम नहीं, वहां भी प्रॉब्लम है। तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में क्या होता है कि आपके कम क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से आपको पेंशन दी जाती है, तो जाहिर सी बात है कि पेंशन भी कम बनेगा। लेकिन अगर आप उसको मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा है ऊपर वाले वैल्यू को लेंगे, तो क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से अगर आपको पेंशन दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपका पेंशन बढ़ा हुआ मिलेगा। बस यही लॉजिक है और ये सरकार को सही करना चाहिए। फिलहाल जो विसंगतियां दूर हो रही है, बहुत अच्छी बात है। अब इस पर ना बहुत सारे सवाल ऐसे भी बन रहे हैं कि क्या अभी ओआरओपी 3 का पूरा पेंशन टेबल रिवाइज होगा। देखिए, अभी तो नहीं होगा, फिलहाल जो होना था वो ऑनररी लेफ्टिनेंट के लिए उन्होंने कर दिया। प्रैक्टिकल बात यही है कि अभी और ये कुछ करने नहीं जा रहे, लेकिन हमने दबाव बना के रखना है सो दैट कि जिस तरीके से दूसरे रैंक्स को सही किया जा रहा है, उनको बेनिफिट मिल रहा है, सेम उसी तरीके से ओआरस और जेसीयूज का भी बेनिफिट होना चाहिए। तो फिलहाल आपको कंक्लूजन समझ में आ ही गया होगा कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या होता है और उसमें उसको क्यों नहीं होना चाहिए, और वो जो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से मिल रहा है वो मैक्सिमम के हिसाब से होना है। अब आपका पेंशन कंटिन्यू रहे, इसके लिए तो आपको पता है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट अप टू डेटेड रहना चाहिए, और लाइफ सर्टिफिकेट भरने के अनेकों बहुत सारे तरीके हैं, हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो इसलिए मेक श्योर रहे कि आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सही तरीके से सबमिट किया हुआ है। स्पर्श पेंशन पोर्टल पे जाइए, बिना लॉगिन किए हुए एक बार जो मैंने आपको मेथड बताया क्लिक हियर वाले मैसेज पे जा करके ये सारी चीज़ें चेक कीजिए कि सब कुछ आपका प्रॉपर वे में अपडेटेड है, और अगर सब कुछ अपडेटेड है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपके मन में किसी भी टाइप का सवाल है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आप नीचे कमेंट करके पूछिए। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।